दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत पर। तो देखिए, प्राचीन भारत को हम 3 तरीकों से समझेंगे। साहित्यिक स्रोतों से, यानी कि जो साहित्य में जो किताबें वगैरह हैं उनसे। दूसरा, विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण से। और तीसरा तरीका है पुरातात्विक स्रोतों से, यानी कि जो चीज़ें हमें खुदाई के दौरान या कहीं और शिलालेख वगैरह मिले हैं उनसे हम साहित्य को, एंशियंट हिस्ट्री को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो तरीका है समझने का वो आता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य, 2 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। धार्मिक साहित्य में क्या क्या मिलेगा? वेद, उपनिषद, रामायण, स्मृति, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ। और धर्मोत्तर में अर्थशास्त्र, कथा, सरित सागर और मुद्रा राक्षस, ये सभी धर्मोत्तर साहित्य में मिलेंगे। तो देखिए एक एक करके हम इन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ। तो मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों में आता है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना किसने की? कौटिल्य ने। नेक्स्ट आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना थी। नेक्स्ट मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ आता है पृथ्वीराज राजसो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की। और नेक्स्ट आता है हर्षचरित्र, जिसकी रचना बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, उन्होंने की। कौटिल्य मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबारी कवि थे। आगे आता है कि जो यूनानी है, यूनानी रोमन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस इतिहास के पिता कहलाते हैं। ये यूनानी रोमन लेखक हैं जिन्होंने इतिहास को अच्छे से समझाया है। फिर अपने यहाँ पर कुछ एक विदेशी यात्री आए थे जिनके यात्रा विवरण में भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले यानी कि मेगस्थनीज की अगर बात करें तो ये सेलुकस का राजदूत था। मेगस्थनीज जो राज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगस्थनीज के इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। तो इसका यात्रा विवरण सीयू की है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है फाहियान। तो फाहियान की रचना थी फो क्यों की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। फिर आता है सिकंदर। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था नियाकर्स। एसएससी ये क्वेश्चन करती है, रेलवे एसएससी की, नियाकर्स जो विदेशी लेखक था ये किसके साथ भारत आया था, या किसका विदेशी लेखक था, ये किसके राज दरबार में था? तो नियाकर्स सिकंदर का राज दरबारी लेखक था। आगे आता है अरबी लेखक अलबरूनी मोहम्मद गजनवी। इसके साथ भारत आया था अलबरूनी। और अलबरूनी की रचना है उल हिंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। और उल हिंद को क्या कहते हैं? तहकीक ए हिंद, यानी कि भारत की खोज। और इसमें तत्कालीन भारतीय समाज यानी कि उस समय की जो भारतीय समाज की जो दशा थी उसका विवरण मिलता है। आगे आता है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख की। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला और स्मारक ये सभी आते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवार, मुद्रा एवं प्रतिमाओं आदि पर ये जितने भी जो अभिलेख हैं ये कहाँ पर इनकी खुदाई की गई है? शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, इन सभी पर अभिलेखों की खुदाई की गई है। तो उनसे इतिहास को समझते हैं। तो पहला आता है कि पश्चिम एशिया में बोंगजोकोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख के अंदर वैदिक देवताओं के विवरण मिलते हैं। वैदिक देवताओं के कौन कौन से देवता? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। यानी कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया में, सबसे प्राचीन अभिलेख है बोंगजोकोई। और ये कितना पुराना है? 1400 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है। यहाँ से मिलता क्या है? तो यहाँ से 4 वैदिक देवताओं का हमें विवरण मिलता है। किन किन देवताओं का? इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्य का, बोंगजोकोई अभिलेख से। नेक्स्ट आता है गुरुड़ स्तंभ। तो गुरुड़ स्तंभ में भगवत धर्म
के प्रसार का विवरण मिलता है? किस धर्म के? भगवत धर्म के प्रसार का विवरण गरुड़ स्तंभ में मिलता है। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी जो संरचना है या इसका जो शिलान्यास है वो किसने करवाया था? तो ये कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध भी हुआ था अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के मध्य 263 ईस्वी पूर्व में। तो ये वही कलिंग है जिसने हाथी गुफा अभिलेख की शिलान्यास किया। और जो कलिंग युद्ध था वो हाथियों के लिए ही लड़ा गया था। नेक्स्ट आता है प्रयाग स्तंभ लेख। तो इसकी जो शिलान्यास वो समुद्रगुप्त ने किया था प्रयाग स्तंभ लेख का। और मंदसौर अभिलेख का शिलान्यास किसने किया था? मंदसौर अभिलेख का शिलान्यास किया था मालवा नरेश यशोधवर्मन ने। मालवा नरेश यशोधवर्मन ने मंदसौर अभिलेख का शिलान्यास किया। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख का शिलान्यास रुद्रदामन ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है ए होल अभिलेख। इसका शिलान्यास पुलकेशन द्वितीय ने किया। इस अभिलेख में जो राजा हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, उसका वर्णन मिलता है। आगे आता है सिक्के तथा मुद्राएं। तो आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं आहत सिक्कों को। यह प्राचीनतम सिक्के हैं सबसे, बिना लेख के। अब आते हैं सिक्कों पर नाम दागने की परंपरा कहाँ से आई? यूनानियों से। और स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम हिंद या उन्होंने जारी किए थे। समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त यानी कि भारतीय नेपोलियन। नेक्स्ट आता है यज्ञश्री सतकर्णी, यानी कि जो सातवाहन वंश के राजा थे यज्ञश्री सतकर्णी। इनकी मुद्राओं पर किसके चित्र अंकित थे? जलपोत, यानी कि जो नौका है उसके चित्र अंकित थे। आगे देखिए, जो प्राक इतिहास है, प्राक इतिहास जिस समय से मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उस इतिहास को क्या कहते हैं? प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल के उपलब्ध परिणाम उनके औजार जो प्राय पत्थरों से निर्मित होते थे, उन सभी पर ये टिका हुआ था। यानी कि ये लोग पत्थरों का प्रयोग औजार के तौर पर करते थे। होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मनुष्य को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। तो ज्ञानी मनुष्य होमोसेपियंस का काल क्या था? 30 से 40 हजार वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, आगे आता है प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन है? ए कनिंघम। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कहते हैं। नेक्स्ट है औजार की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल और लास्ट आता है नवपाषाण काल, यानी कि पोलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। तो अब देखिए, पश्चिम उत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ स्थित चौंतरा नामक स्थान से हस्त कुठार तथा सल्क पाए गए हैं। ठीक है, आगे आता है नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर से, महाराष्ट्र के नेवासा से, आंध्र प्रदेश के गिदलूर, करीमपुड़ी तथा तमिलनाडु के वादमुद्राई स्थानों से पुरापाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण में क्वार्जाइट के औजार तथा हथियार बनाए जाते थे। और पश्चिम भारत के वीर भानपुर, गुजरात के लंदनाज, मध्य प्रदेश के आजमगढ़, राजस्थान के बागोर, इन सभी से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, दमदमा, महादहा और सरायनहार। ये सभी जो स्थल है ये मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल हैं। आगे देखिए, प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में मेहरगढ़, बिहार में चिरांद, कश्मीर में बुर्जहोम तथा पूर्वोत्तर भारत में दार्जिलिंग हेंडिंग।
नेक्स्ट है कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में पहिए तथा आग का आविष्कार हो गया था। और पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल जो सतल है आजमगढ़ वहां से मिलता है, आजमगढ़ एवं बागोर से पशुपालन के साक्ष्य। और सबसे पहले पालतू पशु क्या था? मनुष्य का कुत्ता। तथा सर्वप्रथम धातु तांबा, तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। जो लोहा है वो वैदिक काल के अंदर आता है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी।